सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। अ, अभी जेडी वेंस जो हैं, वो तकरीबन तमाम ही मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर तमाम मुज़ाकरात कर रहे हैं और पाकिस्तान भी पूरा एतमाद जो है वो जेडी वेंस के साथ नेगोशिएशन की टेबल पर बैठकर करता है। लेकिन मार्को रूबियो जब इंडिया जाते हैं या फिर वो दुबई के विज़िट पर जाते हैं या वो कहीं और जाते हैं तो ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे ट्वीट कर देते हैं जिसकी वजह से नेगोशिएशन की टेबल से ईरान पीछे हट जाता है और ईरान को रिजर्वेशंस शो होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कुछ डेलिब्रेटली किया जाता है या फिर जो है वो ये सीरियस है कि अगर 60 डेज के अंदर एमओयू साइन होना है और सब कुछ फाइनलाइज होना है तो फिर इनको तो 60 दिन के लिए ऐसी हरकतें, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल में जो ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। और जिस तरीके से वो कल जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मिले तो वहां पर उन्होंने ऐसी बातें की और उन्होंने कोशिश की एक ऐसा इंप्रेशन देने के लिए हमने प्रिवेल किया, हमने ईरान को तबाह बर्बाद किया और फ्यूचर में भी है हम्म। पोटेंशियल हम दोबारा ये कर सकते हैं। जो ऐसा होगा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने फेस सेविंग की है और आगे ऑफ रैम्प एग्जिट चाह रहे थे। और इवन ईरान दोनों चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से यहाँ से एग्जिट हो। लेकिन ईरान के लिए बेहतर ये है कि दे हैव मच विक्टोरियस डिप्लोमेटिक विक्ट्री उनकी हुई है। अगर एमओयू को हम देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो प्लस में उनके चला गया है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का फोकस दो पॉइंट्स पे, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मैंने खुलवा दी है और उसके बाद ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। लेकिन जो खिते के अंदर डेवलपमेंट है, जो मिसट्रस्ट है, अभी जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया है, मार्को रूबियो रिसेंटली वो खिते में आए हुए थे, ही विजिटेड स्पेशली जो तीन ममालिक हैं, जो वो इसमें बहरीन है और यूएई है और इसके साथ ही कुवैत है। अब ये वो तीन ममालिक थे, दे बोथ द ब्रंट ऑफ जो ईरानियन हम्म। अटैक्स है, सबसे ज्यादा नुकसान इनका होगा जी। तो इसलिए मैं बता रहा था कि अभी ये सिचुएशन ऐसी है तो रियलाइजेशन अभी आई है। देखें कि जो खित्ते के जीसीसी कंट्रीज वो समझते हैं कि अब उन्होंने अपना फ्यूचर देखना है माइनस अमेरिका। अगर आपको याद हो हम्म। 2018 में जब ट्रम्प की पहली हुकूमत थी तो वो गए हुए थे सऊदी अरब, तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था आई आस्क किंग, उन्होंने कहा कि किंग को कहा कि गिव अस मनी। उन्होंने कहा वी आर प्रोटेक्टिंग यू, यू मे नॉट बी देयर विदाउट अस फॉर 2 वीक्स। तो इनकी उस हम्म। वक्त वो भी सोच थी। दैट्स वाई अब उन्होंने रियलाइज किया है कि हमारी जो अपनी डेटरेंस भी कोई नहीं है, अपनी कोई कैपेबिलिटीज नहीं है, वी कैन नॉट डिपेंडेंट एनी मोर ऑन सिक्योरिटी एड के लिए, अमेरिका के लिए। सो उसके लिए दे हैव टू एकोमोडेट, ईरान को एकोमोडेट करना होगा, एक नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट या पैक्ट करना और फिर होगा उसमें जो पाकिस्तान का फ्लोट किरदार किया है बड़ा, सऊदी। ब्रिगेडियर साहब उनको समझ तो आ गया कि अब ये लोग हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो सिक्योरिटी प्रोवाइडर अगर खित्ते में कोई है स्टेबलाइजर के तौर पे तो उसमें भी पाकिस्तान है। इस वजह से पाकिस्तान की कदर आपको बहुत ज्यादा सबको हो रही है। बट साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा डिटेल मुज़ाकरात के नोट्स के और एमओयूज के क्या पॉइंट्स हैं वो उस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन कर दी। अब दोनों जानिब चीजें चल रही हैं, सफारतकारी भी चल रही है और एक इस तरह के बयानात भी चल रही हैं। तो इस पूरे सूरत हाल में कोई जंग बंदी पे आगे अमल दरामद होता, क्योंकि दोनों तरफ इंतहाएं हैं, मुज़ाकरात भी उसी तरीके से हो रहे हैं, सफारतकारी भी उसी तरीके से हो रही है और उसके अगेंस्ट काम करने वाली लॉबीज भी उसी तरह काम कर रही हैं कि किसी तरह ये सब कुछ नाकाम हो जाए। दुरुस्त फरमा रही हैं काबिल एहतराम फ़िज़ा रियाज साहबा। बात सिर्फ ये है कि इस वक्त ये ईरान और इसराइल का मामला अब नहीं रहा, बल्कि पूरे खित्ते के लिए पावर बैलेंस का सवाल बन चुका है। अमेरिका तो खुल कर कह चुका है कि मैंने इसराइल का साथ नहीं छोड़ना, मैंने उसको सपोर्ट करना है। ईरान को देखें, ईरान भी झुकने पर तैयार नहीं है। अब आप गौर करें ना, आज क्या हुआ है, आज आपने हरमस में 3 जहाज़ों को रोका गया है और पासदारा ने इनकलाब ने जो वार्निंग दी, फिर तीनों जहाज़ वापस गए हैं ना। सवाल यह है कि तीनों जहाज़ मुकर्रर रास्तों से हट रहे थे। ये नेवी, ईरानी नेवी ने कहा है, जिस पर उनको वार्निंग दी गई कि हमें तुम्हें शूट करेंगे, जिस पर वो वापस हुए। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अभी भी बात वहीं की वहीं है फ़िज़ा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जंग वाकई ख़त्म हो गई है या नहीं हुई। इसका क्लियर कट जवाब दूं, नो, नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जंग का तरीका कार बदल गया है। अब वो वाली जंग नहीं बराह रास्त हमलों के साथ नहीं हो रही। अब जंग इंटेलिजेंस, साइबर वार, प्रॉक्सी ग्रुप्स और सफारती महाज ज़्यादा अहम होते जा रहे हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है ये 7 को आप गौर करें ना, ईरान के जो साबिक सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनाई साहब,
उनकी रसूमात जो हैं वो 4 जुलाई को हैं, 7 जुलाई को ताज़ीती तकरीब है और जो उनकी तदफीन है वो 9 जुलाई को है। तो शहबाज शरीफ साहब भी शिरकत के लिए जा रहे हैं। अब वहाँ जाकर ना सिर्फ तदफीन होगा, रसूमात होंगी, बल्कि ये भी बात होगी जो कुछ तिश्तगी रह गई हुई है। सवाल ये है कि इस पूरी सूरत हाल ने खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, चीन, रशिया, सबको अपनी हिकमत अमली वाज़ेह, सबको पता कि अपनी मुआशरत और अपनी सियासत को हमने कैसे लेकर चलना है। अब बात अय्या हो गई है, लेकिन असल सवाल जंग बंदी नहीं बल्कि ये है कि एक इलाकाई निज़ाम तश्कील पा रहा है। और अगर ऐसे इस दौर में पाकिस्तान के लिए हमें यह सोचना है कि इस वक्त हमारे लिए मौक़े ज़्यादा हैं या ख़तरा ज़्यादा है, तो ये बात मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा जनरल ब्रिगेडियर साहब समझते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जंग का जो अख्ताम है ये सिर्फ एक टैक्टिकल पॉज मैं इसको कह सकता हूँ कि सिर्फ ये वक्ती है या दोबारा बड़ा तसादम आप फिर देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? जी देखिए, मेरे ख्याल में व्हाट्सएप तसादुम इसके बाद लाइकली नहीं होगा, लेकिन आपने जिस तरीके से हमने बात की ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी क्या हो रहा है, अब आप देखें कि एमओयू में जिस एक कंडीशन ये रखी गई कि 60 दिन में इसको मैनेज कर सकता है ओमान और ईरान दोनों। तो अब जो ईरान ने अपने कार्ड्स बड़े खूबसूरत खेले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि भाई सिंस हम लोग आफ्टर कर रहे हैं तो जो शिप जितने भी हैं या जो वहां पे वेसल्स हैं, उन्होंने कहा नदरन रूट से आएंगे। और नदरन रूट्स का मतलब ये था कि वो ईरान के कैशम आइलैंड और जो लरक आइलैंड उसके साथ से गुजरेंगे। बाकी सेंटर में उन्होंने एरिया को माइन किया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा ओमान वाली साइड से गुजरेंगे नहीं। लेकिन ओमान वाली साइड में खूबसूरती ये हुई, वहां पे अमेरिकन नेवी बैठी है, वहां पे वो उनको लुक आफ्टर कर रही है एरिया को। तो जितने शिप्स हैं जहां से वो कोशिश कर रहे हैं वहां से गुजरे। दैट्स वाई कल एक ड्रोन का स्ट्राइक्स, एक ड्रोन का हमला भी हुआ है। सो अभी ये चाहते हैं ये ऊपर से आए। दैट्स वाई देखे कि कंसर्न है। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, सो इट हैज नॉट बिकम वेपनाइज, जो पहले से कंसर्न था कि हथियार के तौर पे, इट हैज बिकम ए चोक पॉइंट। आप समझ ले, इट हैज नो जगलर वेन है फॉर दी जीसीसी कंट्रीज के लिए। ये बंद हो गई, उनकी इकोनॉमी बंद हो गई। अभी सऊदी से यूएई ने तो कोशिश की है, अब वो वेस्ट से निकल जाएंगे, चीजें मैनेज कर जाएंगे, तो बाकी तो फंसे रहेंगे। सो दैट्स वाई मार्को रूबियो ने ये कहा है कि अनकंडीशनल फ्री और फ्री पैसेज होगी, यहाँ पे कोई इन्वायरमेंटल फी भी नहीं होगी, कोई टोल टैक्स भी नहीं होगा। लेकिन वो मैं कहूँगा आफ्टर 60 डेज के बाद पता चलेगा। वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, डेवलप करना होगा। और आपने ब्रिगेडियर साहब अभी मिसट्रस्ट का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं? सालस तो हम हैं, ग्रंटर तो हम हैं, क्या मुस्तकबिल आप किस तरह देख रहे हैं कि ये चीज़ आगे आगे नहीं बढ़ती तो हमें नुकसान क्या हो सकता है? आप क्या देख रहे हैं कि शाम, लिबनान और इराक के जरिए प्रॉक्सी जंग बढ़ेगी या इसराइल और ईरान फिर डायरेक्ट आमने सामने जंग का आगाज होगा? तजर्बा क्या कहता है ब्रिगेडियर साहब? जी हाँ, देखिए अमेरिका भी कभी शामिल नहीं होगा। अमेरिका ने तो बड़े वाजे कर दिया है, और ईरान ने भी कहा है अगर आने कोई गड़बड़ होती है तो हम स्ट्रेट अवे इजराइल पे स्ट्राइक्स कर देंगे। तो वो पॉसिबिलिटी है। और फिर आपको ये भी पता है इजराइल अमेरिका के सपोर्ट के बगैर एक हफ्ता भी जंग नहीं लड़ सकता है, वो रियलिटी है। सो दैट्स वाई अभी एक और मसला है, लेबनान का मसला है, जिस पर ऑलरेडी बातचीट चल रही है। आज चौथे दिन में बातचीत हो रही है, 5 राउंड उसमें हो चुके हैं। और जहां पे उनके प्रेसिडेंट जोसेफ ओन जो लेबनान के, वो चाहते हैं कि टोटल विड्रॉल ऑफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस, लेकिन इसराइल वहां 10 किलोमीटर अंदर है, बफर इन्होंने क्रिएट कर दिया, वो वहां से जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमें थ्रेट है हिजबुल्लाह से। सो उस पर बातचीत चल रही, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन अभी आप देखें ना कि जो एमओयू हुआ उसमें लेबनान का जिक्र तो किया गया है, लेकिन उसमें विड्रॉल की बात नहीं की गई है, हिजबुल्लाह की बात नहीं की गई। सो उसमें बहुत सारी चीजें रह गई हैं। बट आप ये देख लें कि ईरान को इसलिए मैं क्रेडिट देता हूं कि इन्होंने जो आप समझ लें कि लेबनान को पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईरान की सिक्योरिटी बना है। सो दो थ्रेटर्स थे, ईरान का थ्रेटर था, लेबनान का थ्रेटर था, दोनों को उन्होंने मिक्स करके अपनी बात मनवा ली। आप देखिए एमओयू में भी शामिल किया और डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी हुई। तो ईरान के उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस पॉइंट्स में है। अभी यही बात है कि खलीजी ममालिक जो हैं उनको देखना होगा कि अब ईरान को पहले वाली पोजीशन में ईरान नहीं खड़ा। फरवरी से पहले जो पोजीशन थी ईरान की, अब जीसीसी कंट्रीज के जैसे आपने, अब उसको ईरान की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रीट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग दुबई जिसके इजराइल से बड़े करीबी ताल्लुकात है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए।